Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो चलिए आइए शुरू करते हैं। Hello listeners, today we will talk about the Indian Constitution. इसके पहले हम प्रीएम्बल के बारे में देखे थे वीडियो 2 में, और वीडियो 1 में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देख चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे, आप जाके देख सकते हो। आज का टॉपिक क्या है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर्स क्या क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच everyone should be treated equally। पहले बता चुका हूँ, जो स्वतंत्र इंडिया था, फ्री भारत था, उसमें डेमोक्रेसी में सभी नागरिक को इक्वल ट्रीट करना था, और वी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते थे। दिस वाज डन नॉट बाय वन पर्सन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, ये एक आदमी का द्वारा नहीं बनाया गया, ये लगभग 308 पीपल इसमें शामिल थे, मेंबर थे इस कॉन्स्टिट्यूशन का, हु बिकम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946। और ये यहाँ एक दिन का नहीं है, एक दिन में नहीं बन गया था, ये लगातार कंटिन्यू 3 ईयर्स तक इसमें लोग हमेशा एक अंतराल पे मिलते रहे और कॉन्स्टिट्यूशन लिखें। टू राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा उनके लिए एक ह्यूज टास्क था, बहुत मेहनत लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उस समय पार्टीशन का इशू आया था, मुद्दा आया था उस समय पाकिस्तान से, बंटवारा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लास्टली फाइनली आवर ब्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रेडी फॉर वर्क के लिए रेडी हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किनको माना जाता है, जनक किन्हें माना जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देख सकते हो अम्बेडकर साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही हैं। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ही गिव सम सेफगार्ड फॉर एसी, नीच जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए कुछ सेफगार्ड्स, कुछ सुरक्षित रूल्स बनाए थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, ये एडमिनिस्ट्रेट फॉर दिस लॉ वेयर इन द हैंड्स ऑफ द हाई कास्ट ऑफिसर। ये जो ये लॉ है वो किसके हैंड में रहेगा, किनके हाथ में रहेगा, हाई कास्ट ऑफिसर किसके। उस समय कुछ वोमेंस भी थे, कुछ महिला थी, सरोजिनी नायडू हो गई, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, एंड लास्ट राजकुमारी अमृत कौर। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, इंपॉर्टेंट वोमेन मेंबर थे। आप देख सकते हो सरोजिनी नायडू जी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, है ना। ये हंसा मेहता हैं, ये फिर राजकुमारी अमृत कौर हैं। फिर आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री। एक कंट्री में एक लेवल से अधिक, एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन, है ना, गवर्नमेंट का जो लेवल है उस एक से ज़्यादा होना चाहिए फेडरलिज्म में। और ये इंडिया में गवर्नमेंट एट दी स्टेट, राज्य स्तर पे और एक सेंट्रल लेवल पे होता है। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का तीसरा कौन है, पंचायती राज। ऑल डिसीजन ऑफ कंट्री इज नॉट डिसाइडेड बाई ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। ये जरूरी नहीं कि जब न्यू दिल्ली में बैठा हुआ, राजधानी में बैठा हुआ है, वही सब डिसीजन लेगा, वही सिर्फ एक आदमी। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट टू हैव द अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट। इसलिए राज्य सरकार का भी होना बहुत ज़रूरी है, सभी काम अकेले केंद्र सरकार नहीं कर सकती है। ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी इन एक्सचेंज पावर ऑन सर्टेन इशू। हर एक राज्य का भी अपना एक पावर होता है, उसके हाथ में कुछ पावर होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो हर एक चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के करे, उनका अलग है, राज्य का भी अपना पावर होता है जिसे वो कोई मुद्दा में वो लागू कर सकते हैं। क्लियर। फिर स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रा देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। स्टेट्स जो है आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रा देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। फिर आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है इंडिया का, वो यूनिवर्सल राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट ऑफ इंडिया,
जितने भी 18+ हैं इंडिया के लोग, उस सभी को यूनिवर्सल राइट देता है, एक अधिकार देता है कि आप वोटिंग कर सकते हो, कोई भी जाति के हो, कोई रिलीजन के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के बीच में राइट टू इक्वलिटी है। पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल जो है इंडिया के नागरिक हैं, भारत के जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, वो डायरेक्ट वे में अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट चूज कर सकते हैं। एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो इलेक्ट इन कंटेस्ट इन इलेक्शन, है ना। उसका कोई भी सोशल बैकग्राउंड कैसा है, किस रिलीजन का है, किस कास्ट का है, ये मायने नहीं रखता है, बस वो इंडियन होना चाहिए और 18+ का होना चाहिए, वो इलेक्शन में कंटेस्ट भाग ले सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.